दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था रॉयल नेवल म्यूटिनी पे। और इसके बाद तमाम लोगों के मैसेजेस आए जो ये आज़ाद हिंद फ़ौज या इंडियन नेशनल आर्मी पे जो मुकदमा चला था रेड फोर्ट में, जिसका हमने उस वीडियो में ज़िक्र किया था, इसके बारे में ज़्यादा तफसील से जानना चाह रहे थे। तो आज का ये वीडियो उसी के मुतालिक है। आप देखें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें 1942 में ब्रिटिश फोर्सेस ने जापानी सेना के आगे सिंगापुर में सरेंडर किया था, एक बहुत बड़ी मात्रा में, तकरीबन 1 लाख लोगों ने। और उसमें वो ज़्यादातर जो सैनिक थे वो हिंदुस्तानी थे। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये जो सरेंडर्ड आर्मी थी, इसी में से भारतीय सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन ही नहीं किया, उन्होंने एक अंतरिम सरकार की भी घोषणा की और इस फ़ौज के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड पे कब्ज़ा किया, वहाँ पे तिरंगा फहराया, जय हिंद का नारा दिया और बाकायदा इस सरकार के पहले प्रमुख बने। इसके चलते अक्सर लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी मानते हैं। बहरहाल बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी हार गए, इंग्लैंड और मित्र राष्ट्र एलाइड फोर्सेस जीत गए। और जब जापानी हार गया तो आज़ाद हिंद फ़ौज भी हार गई और उसकी तमाम सैनिक ब्रिटिश आर्मी की गिरफ्त में आ गए। जब मैं कहता हूँ ब्रिटिश आर्मी, तो उसमें भी ज़्यादातर क्या कहें, तकरीबन सभी हिंदुस्तानी ही थे, लेकिन वो ब्रिटिश फोर्सेस या और ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। तो वो अपने ही भाइयों को एक तरह से युद्धबंदी बना रहे थे। बहरहाल ब्रिटिश हुकूमत ने ये जो आज़ाद हिंद फ़ौज के जो लोग बंदी बनाए गए थे, वो इनसे बहुत सख्त नाराज़ थी। वो कह रहे थे तुम ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे और हम तुमको सिंगापुर में छोड़ के आए थे सरेंडर में, और तुम आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल हो गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। और उन्होंने कोर्ट मार्शल में जैसे कि आर्मी छोड़ना, राजा के खिलाफ विद्रोह करना और यहाँ तक कि हत्या तक के आरोप उन पे लगा के मुकदमा चलाया। और ये मुकदमा चलाने के लिए जो उन्होंने जगह चुनी, उनके पास देश में हज़ारों अदालतें थीं, लेकिन उन्होंने जो जगह चुनी वो था लाल किला। लाल किले में यूँ तो शाहजहां के ज़माने से मुकदमे चलते आए हैं, औरंगज़ेब के ज़माने में चले, पर जो आखिरी फेमस मुकदमा इसके पहले चला था वो था बहादुर शाह ज़फ़र पे। देखिए 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह ज़फ़र को ले जाके दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया था। जब उस क्रांति को अंग्रेज़ों ने क्रश किया तो बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया और इसी लाल किले में चलाया, और उसके बाद उनको आजन्म कारावास देकर रंगून भेज दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो 90 साल बाद अंग्रेज़ उसी इतिहास को दोहराना चाह रहे थे, एक नज़ीर बनाना चाह रहे थे, एक एग्जाम्पल देना चाह रहे थे, एक मैसेज देना चाह रहे थे कि देखो ऐसे होगा, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज़ों का भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अंग्रेज़ों का ये दांव, ये नज़ीर पूरी तरह से बूमेरैंग कर गई, उल्टी पड़ गई उन पे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मीडिया पे पूरी तरह से बंदिश थी, पूरा सेंसर्ड था, तो हिंदुस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं था कि बोस कहाँ हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इस मुकदमे के दौरान हिंदुस्तान के लोगों को, जनता को, आवाम को पहली बार पता चला कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह अपना मुल्क छोड़ा, बाहर जाके एक फ़ौज बनाई, आर्मी बनाई, नेवी बनाई, एयरफोर्स बनाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, अंडमान पे कब्जा किया, एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की, वगैरह वगैरह। तो पूरी देश की जनता बहुत ही भावुक हो गई। गली गली सुभाष जी के नारे, उनके पिक्चर्स, बैनर्स, जय हिंद का नारा, और पब्लिक सेंटीमेंट इस कदर बोस के फेवर में हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही हाशिए पे चले। देखिए हम 1945 की बात कर रहे हैं, उस समय मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क्रिएशन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला रही थी और कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। लेकिन जब बोस का ये इफेक्ट ऐसा सामने आया कि इस पब्लिक सेंटीमेंट के आगे ये दोनों ही दल किनारे हो गए। बहरहाल जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई तो अब देखें उस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग जा रहे थे, पर इस मौके पर दोनों को एक साथ आना पड़ा, क्योंकि जो वैसे तो इसमें 10 कोर्ट मार्शल मुकदमे चले थे, पर जो पहला चला था और जो सबसे फेमस था उसमें
पहला आदमी जिस पे मुकदमा चला तो मेजर जनरल शाहनवाज खान, दूसरा कर्नल प्रेम सहगल और तीसरे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो आज़ाद हिंद फौज में बहुत बड़ी मात्रा में फ़ौजियों के नंबर से भी और अधिकारियों के लिहाज से भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा था। तो मुस्लिम लीग को भी झक मार के इन आज़ाद हिंद फौज का समर्थन करना पड़ा। तो कांग्रेस पे उस समय गांधी जी का एकदम एब्सोल्यूट कब्जा हुआ करता था, पर उनके निर्देश पे कांग्रेस ने वकीलों की एक टीम बनाई इन फौजियों का दिफा करने के लिए, इनकी डिफेंस करने के लिए, इनका बचाव करने के लिए। तो अब देखिए ये पूरा एक बड़ा ही हिपोक्रेसी का क्लासिक एग्जाम्पल है। गांधी जी ने भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो बहुत भारी पब्लिक सेंटीमेंट था कि अगर गांधी जी एक बार अपील कर दें तो ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल देगी। पर गांधी जी ने अपील करने से और या पत्र लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने हिंसा का कभी समर्थन किया ही नहीं। लेकिन आज वो एक पूरी फौज और फौजियों के समर्थन में वकीलों की टीम बना रहे थे। क्लासिक हिपोक्रेसी। दूसरे जो ये टीम बनी थी इसमें कौन कौन था आप देखें। इसमें सर तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे और भूला भाई देसाई थे। पहला देखें सर तेज बहादुर सप्रू। सर नाइटेड, ही वॉज अ ब्रिटिश नाइट, अंग्रेज साम्राज्य के सेनापति थे। वो अंग्रेज राजा के सामने एक घुटना मोड़ के अपने कंधे पर तलवार रखवाकर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और अंग्रेज राजा की वफादारी की कसम खाई थी। और सर तेज बहादुर सप्रू यहाँ भेजे गए थे उन लोगों का बचाव करने के लिए जिन्होंने अंग्रेज राजा के जिनके ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने अंग्रेज राजा के साथ गद्दारी की। दूसरे वकील इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये भी देखें, नेहरू ने बाकायदा बयान दिया था कि अगर आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान में दाखिल होती है तो वो बॉर्डर पे अंग्रेज़ों की तरफ से उससे लड़ने जाएंगे। और आज वही नेहरू आज़ाद हिंद फौज के फौजियों के बचाव के लिए खड़े थे। क्यों? पब्लिक सेंटीमेंट इतना ज़्यादा उनके फेवर में था। ये पॉलिटिशियन थे गांधी नेहरू, इनको मालूम था कि इस समय अगर हम इनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आए तो हम जनता की सिंपैथी हम खुद खो देंगे। कैलाश नाथ काटजू तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया था, जो हमारे इस समय निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू साहब हैं, इनके दादाजी। और चौथा वकील इसमें भूला भाई देसाई, गुजरात के एक वकील जिन्होंने अकेले दम ये पूरा मुकदमा लड़ा। 2 दिन तक 10 घंटे नॉन स्टॉप बहस। उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं था, कोई किताब नहीं थी, कोई फाइल नहीं थी, एक्सटेम्पोर बहस। माना जाता है कि भूला भाई देसाई ने जो बहस की वो दुनिया की किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सबसे शानदार बहसों में से एक थी। भूला भाई देसाई ने कोर्ट से कहा कि देखें, इन पे आप गद्दारी का मुकदमा चला ही नहीं जा सकते, आप इन पे मर्डर का मुकदमा चला ही नहीं सकते। आप इस तरह समझें कि सुभाष चंद्र बोस 1942 में एक स्वतंत्र एक अंतरिम सरकार की घोषणा कर चुके थे और ये लोग उस सरकार के फौजी थे। तो बेसिकली ये आपके फौजी नहीं थे, ये आज़ाद हिंद फौज जो कि हिंदुस्तान की फौज थी और ब्रिटिश फौज के बीच का युद्ध था। और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जब 2 देशों की फौजें आपस में टकराती हैं तो उसमें जो बंदी बनाए जाते हैं उनको प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्ध बंदी माना जाता है। उन पे कोई और हत्या का या किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चल सकता। और युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर इधर के और इधर के अपने अपने देशों को लौटा दिए जाते हैं। भूला भाई देसाई ने इस बात को बहुत सफलतापूर्वक साबित किया कि हर देश को, हर आवाम को, हर जनता को इस बात का हक है कि वो अपनी आज़ादी के लिए सशस्त्र आंदोलन करे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि उन्होंने, भूला भाई ने एक तरह से सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का जॉर्ज वॉशिंगटन साबित कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने बाकायदा एक फ़ौज बनाकर अंग्रेज़ों को अमेरिका से बेदखल किया था और एक स्वतंत्र अमेरिकी गणराज्य की स्थापना की थी।
तो भोला भाई की ये बहस इतनी प्रभावी थी, इतनी ज़ोरदार थी कि ब्रिटिश कोर्ट ने, ब्रिटिश जनरल्स की जो कोर्ट थी, उन्होंने हालांकि इन तीनों लोगों को आजीवन देश निकाला की सज़ा दी, लेकिन अपनी सज़ा खुद ही रोक दी और कोर्ट में इन लोगों को आज़ाद कर दिया। बल्कि बताया जाता है कि कर्नल शाहनवाज ने पूछा कि अब क्या, तो जज ने कहा घर जाइए। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आज़ाद हिंद फ़ौज का ये जो मुकदमा चल रहा था, इसका इतनी ज़्यादा इसका असर था कि जो अंग्रेज़ जिन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के बल पे यहाँ शासन, देखिए अंग्रेज़ अपने सत्ता के चरम पे भी 40 करोड़ लोगों पे जब शासन कर रहे थे, मात्र 90,000 थे। तो उनका जो शासन चल रहा था हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी पुलिस के भरोसे चल रहा था। और लेकिन इसी आज़ाद हिंद फ़ौज के मुकदमे के दौरान या और इसके जस्ट बाद नेवी में रिवोल्ट हो गया, पुलिस में रिवोल्ट हो गया, पूरे देश में, पहले मुंबई से कराची तक, फिर पूरा कलकत्ता से मद्रास तक ये रिवोल्ट फैल गया। तो अंग्रेज़ों का हौसला, उनका विश्वास डगमगा गया। उस समय क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1947 में, जिन्होंने हमको आज़ादी दी थी। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि जब वो बाद में 1952 में भारत आए थे कलकत्ता, तो उन्होंने वहाँ के चीफ जस्टिस से कहा था कि हमारा तो इरादा यहाँ और रुकने का था, लेकिन आज़ाद हिंद फ़ौज और नेताजी का कुछ ऐसा प्रभाव था कि हमारा यहाँ के फ़ौजियों से और पुलिस से और लोगों से भरोसा उठ गया था और हमने साल भर के अंदर ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। तो आप देखें कि ये मोटे मोटे 3 पहलू थे इसके। एक, आज़ाद हिंद फ़ौज के जो असर देखने में आया, जिसके चलते हमको तत्काल आज़ादी मिल गई, उस पर जो मुकदमा चला उसके चलते। दूसरा, कांग्रेस की हिपोक्रेसी। और तीसरा, भूलाभाई देसाई की वो ऐतिहासिक बहस, वो ऐतिहासिक अपील। दुर्भाग्य कि हम भूलाभाई को भूल गए, उन्हें हम कहीं नहीं पढ़ाते। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज भी हमारे इतिहास की किताबों में एक फुटनोट बन के रह गए। 2-2, 3-3 लाइनों में इनको निपटा दिया जाता है, लेकिन इस देश के लोग इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।